हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी वाले सीरीज़ में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलरेडी। देखो, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी मानो आप पहले वो तीनों चैप्टर को पढ़ लो। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन वे में तीनों चैप्टर को, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है। आप वहाँ देखोगे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने अभी तक ल्यूसेंट या फिर किसी भी बुक से नहीं सीखा होगा। ठीक है, आपकी कोर अच्छी हो जाएगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो वैदिक एज है। इसके बाद हम लोग महाजनपदाज को देखेंगे, फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को एक वीडियो में कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, हमारा ये टारगेट एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो एज ए डेली शेड्यूल। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो इंडिया में या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपको, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वैदिक एज। जो बुक्स यूज होंगे वो क्लास 6 एनसीईआरटी से लेकर क्लास 11th के एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी तक यूज होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वैदिक एज चैप्टर। पहला क्वेश्चन कह रहा है एडवेंट ऑफ आर्यन का। एडवेंट ऑफ आर्यन से जो टॉपिक्स होगा उससे इंस्पायर्ड है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है विथ रेफरेंस टू द एडवेंट ऑफ इंडो आर्यन इन इंडिया, विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस ऑफ एडवेंट ऑफ द इंडो आर्यंस इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है दे इंटर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन होगा इंडियन कॉन्टिनेंट। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं होगी। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का क्या मतलब हुआ, जो इंडिया से टच कर रही है बॉर्डर्स। हालांकि जब आर्यंस का एडवेंट हुआ था तब इंडिया का कोई शेप नहीं था। ठीक है, आप कह सकते हो अफगानिस्तान वाला रीजन, पाकिस्तान वाला रीजन इंक्लूडेड था। टॉप पे आप देख लो, फिर साइड में तिब्बतियन प्लेट्यू वाला, या फिर बांग्लादेश को ले लो, फिर श्रीलंका को ले लो। तो जो भी आसपास की बॉर्डर एरिया जो टच कर रहे थे वो सारे को इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, कीवर्ड्स को एकदम पकड़ते चलना है। तो कह रहा था इंटर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्ट, तो आपको पता होगा इस रीजन से वो लोग इंटर किए थे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब वॉज द फर्स्ट परमानेंट होम फॉर द इंडो आर्यंस इन इंडिया, तो ये भी एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट है। पंजाब भी जो था वो आपको इंडो आर्यंस का परमानेंट होम था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की, तो बेसिकली जो आर्यंस थे वो माइग्रेट हुए थे आपको कैस्पियन सी वाले एरिया से। जो आर्यंस थे वो माइग्रेट किए थे आपको कैस्पियन सी वाले एरिया से। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर किए थे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से। जब वो आते हैं तो वो पहले सेटल करते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसको सब सिंधु कहते हैं। सब सिंधु वाले रीजन में आपको पता होगा सातों रिवर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सब सिंधु जो इंडिया का था वो कौन कौन से रिवर को कंसिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग उसी टेरिटरी को अभी अगर हम लोग जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो वो पंजाब वाला रीजन होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन एडवेंट ऑफ आर्यन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Which among the following is the common link between the Indo-Aryans and their contemporary tribes living in the Europe and Asia? अब देखिए, कुछ यूरोप एंड एशिया वाले पार्ट में उनकी जो कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन ट्राइब्स जो रह रही थी, मतलब जैसे ये यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई और ट्राइब्स रह रही है, प्री एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उन लोगों में कॉमन लिंक क्या था? पॉटरी वॉज नॉट द कॉमन, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट देयर, रिलीजन भी नहीं था, लैंग्वेज दोनों का कल्चर था, लैंग्वेज दोनों का कॉमन लिंक था। ठीक है, लैंग्वेज जो था वो कॉमन लिंक था इंडो आर्यंस और उनके कंटेम्प्रेरी, उनके समकालीन जो ट्राइब्स रह रहे थे यूरोप और एशिया वाले पार्ट में। ठीक है, आर्यंस ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइबल उनका दूसरा था, कल्चर मोर और लेस सेम था, हल्का फुल्का। लेकिन अगर उनको डिस्टिंग्विश करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इंडो आर्यन वो स्प्रेड थे डिफरेंट फॉर्म ओवर द यूरोप्स और ईरान वाले पार्ट में और कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है। कोड्स आपको देखना है, रीजन एंड असर्शन दे रखा है। कह रहा है वैदिक हाइम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इन इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। वैदिक जो हाइम्स होता है, वैदिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था किसी भी रिकंस्ट्रक्शन करने का, कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया में रहते थे। रीज़न क्या है? वैदिक हाइम्स एक पोइम्स होता है जो रिसाइट किया जाता है, गॉड्स के लिए बेसिकली कंपोज किया जाता है, और उसको रिसाइट किया जाता है और पास किया जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या ये वैदिक हाइम्स ये बता पा रहा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ोगे
तो वैदिक हाइम्स जो था वो एक पोएम्स था जो कंपोज किया जाता था गॉड्स के लिए। बेसिकली उसको रिसाइट करते थे। अब जो हाइम्स को रिसाइट करते थे उसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों असर्शन रीजन बोथ करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो आवर आंसर विल बी बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC विच डिस्क्राइब्स द वैदिक गॉड हैज़ बिन फाउंड इन। तो देखिए कहाँ पे मिला था, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो है आपको बोगज खोई। ये आपको याद रखना है, बोगज खोई जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे आपको वैदिक गॉड्स के इंस्क्रिप्शन को, जो 14th century BC का इंस्क्रिप्शन है वो आपको फाइंड हुआ है। बोगज खोई इंस्क्रिप्शन की बात करें 14th century BC में है। ये डिस्क्राइब करता है वैदिक गॉड, कौन से गॉड के बारे में डिस्क्राइब करता है, एक मिनट, हाँ। तो ये बेसिक आपको इंद्र, वरुण, मित्र एंड नास्तेसात के बारे में बात करता है। वरुण एंड इंद्रा याद रखिएगा, बेसिकली वरुण, एक मिनट, हाँ, वरुण एंड इंद्रा याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करता है। बोगस खोई जो 14th century का इंस्क्रिप्शन है वो क्लियर है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि किस तरीके से मूवमेंट जो हुआ था वो आर्यंस का बेसिक स्ट्रक्चर था, किस तरीके से वो मूव करके कहाँ से कहाँ निकले थे। क्योंकि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मान लो ये एक्स एंड वाई दो प्लेस है, अगर एक्स से कोई आदमी माइग्रेट करके वाई पे आता है और अगर कुछ ऐसे लिंकिंग्स हैं जो यहाँ पे भी उसके रिमेन्स मिलते हैं, तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोगस खोई, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अराइवल ऑफ आर्यन इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 8 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक से लिया गया है, क्लियर है। कह रहा है ऑन द वे ऑफ इंडिया द आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन अफगानिस्तान। जब वो आते हैं तो अफगानिस्तान वाले रीजन को फेस करते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब वो लोग नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल फेस द अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ठीक है। सबसे पहले तो अपीयर होते हैं वो सेंट्रल एशिया एंड ईरान वाले रीजन में, लेकिन जब वो इंडिया में इंटर करने वाले आते हैं वो, तो देखिए यहाँ पे एक एम्बिग्यूअस है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये समझिए कि जब आर्यंस इंटर करते हैं, अपीयर होते हैं हमारे तरफ, तो वो अफगानिस्तान वाले एरिया में अपीयर नहीं होते, वो सबसे पहले आपको दिखेगा ईरान वाले एरिया में, दिखेंगे ईरान वाले एरिया में। तो अगर हम लोग पहली स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आर्यंस फर्स्ट अपीयर होते हैं वो ईरान वाले एरिया में होते हैं, अफगानिस्तान वाले एरिया में नहीं होते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ओनली 1 तो है। फिर आप देखते हैं सेकंड को, कैसाइट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1600 BC एंड मिट्टानी इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC फाउंड इन वेस्टर्न एशिया सजेस्ट द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडो आर्यंस। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट रॉन्ग है, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट खोज रहा है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्यंस इन इंडिया। आर्यंस के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट खोजने हैं, किस तरीके से वो देखते हैं। आर्यंस वेयर ओरिजिनली इनहैबिटेंट ऑफ यूरेशिया रीजन। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो आपको पता होगा। अगर हम लोग बात करें तो आर्यंस आए कहाँ पे हैं, तो आपको पता होगा स्टेपीज़ वाले रीजन से, स्टेपीज़ वाले रीजन से, जो कि रशिया एंड जो कैस्पियन सी वाला एरिया है उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। रशिया प्लस कैस्पियन सी वाले रीजन में आपको स्टेपीज़ देखने को मिलेंगे। ग्रासलैंड की बात होती है, आपको क्लियरली पता होगा। तो जो कि यूरेशिया वाला पार्ट है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि आर्यंस जो थे वो ओरिजिनली इनहैबिटेंट थे यूरेशिया वाले रीजन के। स्टेपीज ग्रासलैंड याद रखिएगा, रशिया प्लस कैप्सियन वाला एरिया में से। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडो आर्यंस। एग्रीकल्चर जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। इसका वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर वॉज देयर, लेकिन जैसे वो सेटलमेंट होते हैं कहाँ पे, सब सिंधु वाले रीजन में, मॉडर्न पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। तो इनको इतना चीज़ तो पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर इनको करना है, लेकिन एग्रीकल्चर को वो मेन चीज़ नहीं रखते हैं। सबसे ज़्यादा पैस्ट्रोलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो आर्यंस थे वो पाश्चर नेचर के थे, पैस्ट्रोलिज्म पे, ठीक है। तो चीफ अगर हम लोग इनकी ऑक्यूपेशन की बात करें तो पैस्ट्रोलिज्म था, एग्रीकल्चर नहीं था। क्लियर है।
तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, सो आवर आंसर विल बी 1 and 3. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड ऑप्शन, दे क्रिएटेड ऋग्वेदा द अर्लीस्ट स्पेसिमैन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको पता ही होगा. जैसे ही वो लोग सेटल करते हैं सब सिंधु वाले एरिया में, मॉडर्न पंजाब में, वो कंपाइल करते हैं ऋग्वेदा को. ऋग्वेदा को कंपाइल किनके द्वारा किया गया? आर्यन के द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा. जैसे ही वो सेटलमेंट होते हैं सब सिंधु वाले रीजन में, जो कि मॉडर्न डे पंजाब है, वो कंपाइल करते हैं ऋग्वेदा को, जो कि अर्लीस्ट स्पेसिमैन है इंडो यूरोपियन लोगों का. ठीक है, ऋग्वेदा बहुत सारे हाइम्स एंड पोएम्स को कंटेन करता है, और जो कि जिसको रिसाइट किया जाता है मोस्टली किसी भी लोग को, किसी स्पेसिफिक इंसान को पॉइंट करके. तो 1 and 3 ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आवर आंसर विल बी सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज सिमिलैरिटी इन अवेस्ता एंड ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रीजन इज अवेस्ता इज रिलेटेड. देखिए, अवेस्ता जो है वो ईरान की, जिस तरीके से ऋग्वेदा हमारे रीजन का है, अवेस्ता जो है वो ईरान से रिलेटेड है. क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें, जो अवेस्ता है वो आपको ईरान वाले रीजन से रिलेटेड है, या ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ईरानियन लैंग्वेज में, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेज. सैक्रेड बुक है जोरोस्ट्रियन लोगों का, एंड वो बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं ऋग्वेदा से. ये जो दोनों टेक्स्ट है वो बहुत सारे गॉड्स को और इवन सोशल क्लासेस को भी डिपिक्ट करते हैं. अवेस्ता जो था वो कंपोज किया गया था सेम ग्रुप ऑफ इंडो आर्यंस जो बाद में इंडिया में सेटल हो जाते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? वन हाइम ऑफ ऋग्वेदा कंटेन्स डायलॉग बिटवीन द सेक विश्वामित्रा एंड 2 पायस रिवर. जो एक हाइम है ऋग्वेदा का, वो 2 डायलॉग है बिटवीन विश्वामित्रा एंड 2 पायस रिवर के बीच में. विच अमंग द फॉलोइंग आर दीज 2 रिवर्स? वो दोनों रिवर्स कौन थे ये आपको बताना है. ठीक है, तो वो थे आपको ब्यास एंड सतलुज. ब्यास एंड सतलज 2 रिवर था जहाँ पे यह डिपिक्शन दिया गया था. अगर हम लोग बात करें, ब्यास एंड सतलज जो था वो 2 रिवर्स था जहाँ पे विश्वामित्रा के साथ डायलॉग होता है. जैसे कि मेंशन है ऋग्वेदिक हायम में, जो भी हायम्स हैं ऋग्वेदा के वो डायलॉग्स के फॉर्म में ही आपको मेजॉरिटी मिलेंगे. कुछ हायम्स ऐसे हैं जो डायलॉग हैं विश्वामित्रा और 2 रिवर्स ब्यास एंड सतलुज के बीच में. ठीक है, जिनको भगवान की तरफ डिपिक्ट किया जाता था. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द वैदिक लिटरेचर द टर्म आर्या डिनोट्स अ नोबल मैन. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. आर्यंस जो थे कहते थे वो काफ़ी नोबल मैन होते हैं. जो आर्यंस कोई भी हो सकते हैं, ये कहीं कहीं मेंशन है. अगर वो काफ़ी ज़्यादा नोबल हैं, काफ़ी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो आर्यंस कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड कह रहा है दस्यूज वेयर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी करेक्ट. देखिए 2 तरीके का इनहैबिटेंट्स थे. एक तो हो गए दस्यूज जो ऑलरेडी इंडिया के थे. ठीक है, ये याद रखिएगा. लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे दस्यूज थे उनसे आर्यंस का इशूज चलता था. ठीक है, ऋग्वेदिक लोग जिनको आर्य कहा जाता था वो नोबल मैन या फिर सुपीरियर रेस भी उनको माना जाता था. क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ऋग्वेदिक जो आर्यंस थे वो फेयर कलर के थे. ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, और जो दस्यूज थे इंडिया के वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे. ठीक है, ये माना जाता है. तो फेयर एंड डार्क यहाँ पे इशू होता था, मतलब आप इसको रेसिज्म की तरीके से देख सकते हो. तो जो आर्यंस थे वो इनको इन्फीरियर कैटेगरी के मानते थे, और जो खुद जो फेयर कलर के होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर कैटेगरी के मानते थे. नोबल जेंटलमैन, जिस तरीके से वाइट्समैन बर्डन वाला कंसेप्ट. ठीक है, चलिए अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर की बात करें तो इन दोनों डिफ्रेंसिएशन होता था आर्यंस एंड दस्यूज में. दस्यूज जो थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इंडिया के, और बेसिकली हमेशा आर्यन जो चिफ्स होते थे और दस्यूज के बीच में होते थे, आपस में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होता था. दस्यूज के बारे में जान लीजिए, वो कोई वैदिक सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं करते थे और वो अलग से लैंग्वेज बोलते थे कोई. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच्ड है. ठीक है, देखिए अग्नि एवरीवन नोज इट्स गॉड ऑफ फायर. इंद्र इट्स वॉरियर गॉड. सोमा इज द गॉड ऑफ प्लांट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो इनकरेक्टली मैच है, तो ये हो जाएगा. क्लियर है? नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा के बारे में हमें बताना है कुछ फैक्ट्स. कह रहा है द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. ठीक है, तो ये एक तरीके का हाइम्स है जो कि प्रेज है गॉड एंड गॉडेस का. तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू रीड दिस. ठीक है, तो पहला हो गया, तो फर्स्ट करेक्ट है. आंसर है पूछ रहा है इनकरेक्ट. हमेशा इस चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए कि आंसर है पूछ क्या रहा है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं.
इट इज़ कंपाइल्ड इन वैदिक संस्कृत विच इज़ सिमिलर टू द संस्कृत स्पोकन एंड रिटन इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ये स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा इशूज़ आ रहा है, और वो क्या इशू है वो देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए, हाइम्स की जब भी बात करेंगे तो कंपोज किया जाता है उसको बहुत सारे गॉड्स को, वेरियस गॉड्स को प्रेज करने के लिए, या गॉड एरिक्स को। इंद्र हु वाज कॉल्ड एज पुरेंद्र, एक चीज़ याद रखिएगा, इंद्र को, गॉड इंद्र को पुरेंद्र कहा जाता था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी मतलब क्या हुआ, पुरेंद्र मतलब ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इनको माना जाता था, जिनका सबसे ज़्यादा लगभग 250 हाइम्स क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसके बाद अग्नि, फिर सावित्री अनुषा, ये गॉडेस थी जिसको कंपोज किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऋग्वेदा जो वैदिक संस्कृत इन विच ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत दैट वे स्पोकन। तो जो बोला जाता था वो उससे अलग था, तो ऑप्शन 2 हमारा इनकरेक्ट हो गया। आंसर पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ हमारा ओनली 2, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक टाइम के वक्त का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऋग्वेदिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है तो फोकस करना है आपको, ठीक है। कह रहा है पुरोहित वॉज द मोस्ट पॉलिटिकल फंक्शनरी इन द ऋग्वेदिक एज। जो पुरोहित होता था वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉलिटिकल फंक्शनरी होता था, वो उसकी बातें लोग सुनते थे, समझते थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पुरोहित जो होता था वो एज ए एडवाइज़र सर्व करता था, ठीक है। तो एडवाइज़र सर्व करता था किंग के। अगर हम लोग बात करें तो पुरोहित इंस्पायर करता था किंग को, किस तरीके से आप धमा के लिए काम कीजिएगा। देखिए धमा और धर्म में अंतर है। धमा का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से आप रिलीजियन का यूज़ करके या फिर प्रोपगेशन का यूज़ करके आप किसी जगह को जीतने की कोशिश करोगे। जैसे अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक के बारे में, पहले अशोक क्या थे, वायलेंस यूज़ करते थे, ठीक है, वायलेंस यूज़ करते थे। आपको पता होगा कलिंग का युद्ध, ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसके बाद जब माना जाता है कि जो अशोक हैं वो अपने 99 भाई को मारे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, अशोक चले गए बुद्धिज़्म की तरफ, ये अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। फिर ये धम्मा पॉलिसी को अपनाएं। धम्मा पॉलिसी कहने का क्या मतलब हुआ, धम्मा पॉलिसी ये कहने का मतलब हुआ कि ठीक है हम लोग पीस के थ्रू चीज़ों को एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कहते हैं, तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ऋग्वेदिक एज। तो देखिए जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था ना वो नहीं था ऋग्वेदा में। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ऋग्वेदिक एज में, तो देयर वाज नो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो बेसिकली परपेचुअल एक्सपेंशन पे बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव किस पे करते थे, माइग्रेट करेंगे एक एरिया से अनदर। साथ में ही वो लोग पैस्चरल वे ऑफ लाइफ पे ज़्यादा भरोसा करते थे, ना कि लैंड और एग्रो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो दूसरा तो इनकरेक्ट हो गया, आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, आप बस उसको आराम से देखिए। चलिए क्वेश्चन में 13 क्या कह रहा है देखते हैं। अमॉन्ग द ट्राइबल असेंबलीज ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस विच वॉज मोस्ट एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। कौन सा ऐसा ट्राइबल असेंबली था जहाँ पे कॉमन लोग भी जा सकते थे। आपको पता होगा सभा था, समिति था, विधाता और गणा था, लेकिन समिति में आराम से नॉर्मल लोग भी जा सकते थे, ठीक है। जितने भी ट्राइबल असेंबलीज थे ऋग्वेदिक आर्यंस के, समिति जो था ना वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल था कॉमन लोगों के लिए। समिति में हर लोग अलाउड थे, ठीक है, हर लोग अलाउड थे। सिर्फ अलाउड ही नहीं थे, वो अपनी बातों को भी रख सकते थे, अटेंशन को ड्राइव कर सकते थे, ठीक है, अपने ग्रीवांसेस को भी बता सकते थे किंग को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ट्राइबल असेंबली कितना, सभा और समिति दोनों से बना हुआ था। सभा एंड समिति, सभा की बात कर ले वो थोड़ा छोटा ग्रुप हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे सेलेक्टेड लोग रहते थे सभा वाले केस में, ठीक है। चलिए 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। अब इसमें से करेक्टली चूज करना है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग व्रजपति की बात कर लें, तो व्रजपति की बात कर लें तो हेड ऑफ पैस्चर ग्राउंड्स, जो पैस्चर लैंड्स होते थे उसके हेड को हम लोग व्रजपति कहते थे। क्लियर है, तो ए का हो गया 4, ये तो हमें पता चल गया। तो स्टेटमेंट तो बाकी सारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। लेकिन देखिए ग्रामीण्स को क्या कहेंगे, ग्रामीण्स मतलब हेड ऑफ फाइटिंग होर्ड्स, हेड ऑफ फाइटिंग हॉर्ड्स। व्रजपति की बात करें तो वैदिक पीरियड में हेड ऑफ द पास्टरिंग ग्राउंड्स को कहते थे, किंग को सपोर्ट करते थे ये लोग। अगर आपको कहीं भी किंग को वॉर करना है तो व्रजपति सपोर्ट करेंगे। क्लियर है, ग्रामीणीज की बात कर ले, ये आपको हेड्स थे फाइटिंग होर्ड्स के।
स्टार्टिंग में ग्रामीणी जो थे वो आपको स्मॉल ट्राइबल फाइटिंग स्वीट की तरह बिहेव करते थे, छोटे छोटे ट्राइबल लड़ाकों को लेके अपने साथ रखते थे, ठीक है। सेनानी की बात कर लेते हैं, तो ये हेड ऑफ द आर्मीज थे, याद रखिएगा, सेनानी वैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, हेड ऑफ द आर्मीज थे। कुलपा की बात कर ले तो हेड ऑफ द फैमिली होता है, कुलपति आपको पता होगा, कुलपाज वेयर द हेड ऑफ द फैमिली, जनरली एल्डेस्ट वेयर द हेड ऑफ द फैमिली, ये तो अभी भी चला आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्लियर है, आंसर हमारा सी हो गया। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चंस को अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यार, इसकी पीडीएफ आप मांगते हो, ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, फिर बाद में डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कॉपीराइटेड कंटेंट होता है तो थोड़ा इशू होता है, अगर मान लो चैनल पे कुछ स्ट्राइक आ गया तो फिर फालतू की फिर मैं बना नहीं पाऊंगा उसको, ठीक है। अब कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। तो ऋग्वेदिक आर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज है उसमें 2 टॉपिक दिया हुआ है, उसमें हमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है, पहले तो ये पता कीजिए पूछ क्या रहा है कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट, ठीक है। और बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो आपको ऋग्वेदिक आर्यंस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, क्लियर है। चलिए, तो कह रहा है द ऋग्वेदिक डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो ऋग्वेदिक स्ट्रक्चर में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किसी ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेट के लिए जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाएगा या फिर टैक्स को कलेक्शन के लिए लगाया जाएगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मतलब क्या हुआ, ऋग्वेद में मेंशन करता है डिफरेंट फंक्शनरीज डिफरेंट टास्क के लिए, लेकिन कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जुडिशरी के लिए या फिर टैक्स कलेक्शन के लिए कोई बात होगा। सेकंड कह रहा है इन द ऋग्वेदिक पीरियड द किंग पोस्ट वाज हेरिडिटरी। तो किंग पोस्ट जो होगा वो हेरिडिटरी होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, किंग जो होता है वो अर्लियर फॉर्म ऑफ ट्राइब्स को फॉर्मेशन में ट्राइब्स में जो हेड होते थे उनको बना दिया जाता था, और बाद में क्या हुआ, हेरिडिटी हो गया। उस पीरियड में क्या हुआ, डिसीजन जो भी लेना है ट्राइबल असेंबलीज आपस में मिलेगी और एक हेड को चुनेगी और वो हेड किंग की तरह बिहेव करेगा, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइबल पॉलिटी ऑफ द इंडो आर्यन। अब ट्राइबल पॉलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ट्राइबल पॉलिटी की। तो कह रहा है दे वेयर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स कॉल्ड पंचजना। तो जो थे, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है कि वो जो पॉलिटी हुआ करती थी, ट्राइबल पॉलिटी, वो डिवाइड करते थे खुद को 5 ट्राइब्स में, जिसको हम लोग पंचजना कहते थे, पंचजन्या, क्लियर है। तो देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस चैरिट ड्राइवन बाय द हॉर्सेस इन इंडिया। बिल्कुल, आपको जो वाजपेयी होता है या फिर बहुत सारा चैरिट जो ड्राइव करता है हॉर्सेस, इसको वो वाला कस्टम इन्होंने ही स्टार्ट किया था, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड कह रहा है द भारतक रूलिंग क्लैन ऑफ द आर्यन वाज सपोर्टेड बाय द होस्ट ऑफ 10 किंग। आपको पता होगा 10 किंग के द्वारा। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि सपोर्ट नहीं किया जाता था। ये स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। 1 और 2 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। 3 रॉन्ग कहने का मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, तो जो ये 10 किंग्स थे ना, वो सपोर्ट नहीं करते थे, दे वेयर अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो वो 10 और ये आर्यंस आपस में बनता नहीं था इनका, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑफिसर कॉल्ड संग्रथी। आप देखिए, जब भी ऐसा कुछ नाम देखिए और ऑफिसर्स को देखिए या फिर कोई वर्क फंक्शंस को देखिए, तो उसको आप कहीं पे एक शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए। संग्रथी जो थे लेटर वैदिक एज में, वो बेसिकली करते क्या थे, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो बेसिकली टैक्स को कलेक्ट करते थे, टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करते थे, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। तो लेटर वैदिक की बात कर लें, कलेक्शन जो टैक्स होता था या ट्रिब्यूट्स का होता था, वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन गया था लेटर वैदिक एज में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, इसको संग्रथी कहा जाता था। तो संग्रथी जो संग करेगा, कलेक्ट करेगा ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, टेकन फ्रॉम चैप्टर 3 क्लास 11 क्लास 9th ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, जो पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, अगर हम लोग राजसूया की बात करें तो कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑफ द किंग, ठीक है, बिल्कुल सही है, राजसूया, ठीक है, राजासूया, ठीक है, वो सुप्रीम पावर ऑफ द किंग को अगर कन्फर करते थे उसको कहते थे, बिल्कुल करेक्ट है। अश्वमेधा अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ओवर द एरिया वेयर हॉर्स रन अनइंटरप्टेड। मतलब एक हॉर्स की चैरियट बनाई थी, उसको छोड़ दिया जाता था या हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, वो जहाँ तक जाएगा जिस भी किंगडम के जिस भी प्लेस तक, वो उनका होगा अधिकार। अगर उसको कोई बीच में रोकता है तो फिर उसको वॉर करना पड़ेगा किंग के साथ, ठीक है।
तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब बात करते हैं वाजपेयी ब्लेस्ड किंग विद अ मेल चाइल्ड। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाजपेयी भी एक तरीके का हॉर्स वाला ही था, लेकिन चैरेट वाला हो जाएगा। वाजपेयी की बात करें, वो चैरेट रेस था, ठीक है। वाजपेयी वॉज अ चैरियट रेस, चैरियट रेस, तो हमारा सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। वाजपेयी की बात कर ले तो वो चैरियट रॉस था, रॉयल चैरियट रन किया जाता था, और बेसिकली देखिए चैरियट रेस तो था, लेकिन एक जो चैरियट था जो किंग का होता था और वही जीतता था, मतलब आपस में ये लोग पूरा प्लान करके करते थे। अब राजसूया की बात करें, अश्वमेधा की बात करें, वाजपेयी की बात करें, या इन किंग के प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए और उसके इन्फ्लुएंस को लोगों में बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता था, या आपको मटेरियल वेल्थ को भी बढ़ाता था। किसका? तो ब्राह्मणा लोगों का, जिनको रिवार्ड किया जाता था गिफ्ट से और रिचुअल्स कंडक्ट करवाया जाता था उनके द्वारा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। जो भी बदलाव आया लेटर वैदिक एज में, वो हमको बताना है कि आखिर कौन सा करेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्होंने ऐसे ही फ्रेम किया है, लेकिन अच्छा है, नो डाउट इन दैट। चलिए, वुमेन वेयर नो लॉन्गर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सभा एंड इट वॉज डोमिनेटेड बाई प्रिंसेस एंड रिच नोबल्स, ठीक है। तो वुमेन को अब अलाउड नहीं किया जाता था। तो देखिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि वुमेन को सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया जाने लगा आफ्टर द वैदिक पीरियड, दैट इज लेटर वैदिक में के टाइम में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है तो वन वाला ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, वन वाला जो पार्ट होगा ये नहीं होगा आंसर हमारा, ये तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। सेकंड देखते हैं, द किंग स्टार्टेड टू पॉसेस लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर टेरिटरीज। तो जो किंग थे वो स्टार्ट करने लगे, बहुत सारे आर्मीज़ को रखने लगे। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था इस वक्त। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सो ये इसको हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं। कह रहा है थर्ड, द डोमिनेंट ट्राइब्स बिकम आइडेंटिकल टू द टेरिटरीज इन विच दे रेसाइड। जो भी डोमिनेंट ट्राइब्स होते थे, जो डोमिनेट कर गए, वो उस एरिया में रह गए और वो वहाँ पे रहने लगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेटर वैदिक में। तो सेकंड जो है इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक सोसाइटी के बारे में, लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ सोशल डिवीजन ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। तो ऐसा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि क्रिएट किया था सोशल डिविजन्स ऋग वैदिक एज के टाइम में, ये आपको बताना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी देयर, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग, they were not so much interested in agricultural practices although they knew about the agricultural, because कैसे पता चला 1000 BC में तो आयरन मिल गया, आयरन मिलने के बाद खेती करने लगे, तो जो भी इनको मिल रहा है क्रॉप्स से खाने पीने की सामान लेने, लेकिन एग्रीकल्चर को वो मेन स्ट्रीम में नहीं डाल के रखे। मेरे कहने का ये मतलब है एग्रीकल्चर को वो लोग अपने प्राइम लाइफ को नहीं सेटअप कर दे। जैसे अभी क्या कहते हैं कि इंडियन इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन द प्रायरली ऑन द एग्रीकल्चरल इकॉनमी, लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त कुछ नहीं था। उस वक्त बात करते थे पैस्चरल लैंड का, ठीक है। तो इस बात पे फोकस कीजिएगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स बाय द आर्यंस, ये हुआ था, आपको पता है ना। दस्यूज, देखिए दो तरीके के थे ब्रीड, एक थे दसाज, एक थे दस्यूज। ये दसाज जो थे ना वो आर्यन ही थे, माना जाता था कि वो आर्यन ही है, लेकिन जो आर्यन ओरिजिनल आर्यंस जो आए थे माइग्रेट करके, उससे पहले ये आ चुके थे। तो ये थोड़े बहुत दिखते थे आपको आर्यन के जैसे, हल्के फेयर थे, तो इस पे ज़्यादा अटैक नहीं करते थे वो लोग। लेकिन दस्यूज जो यहाँ के ओरिजिनल थे इनहैबिटेंट्स जो रहते थे, उन पे बहुत अटैक करते थे, इनसे उनका काफ़ी लड़ाई होता था, ठीक है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी हो जाएगा। ऑक्यूपेशन पे तो कोई बात ही नहीं की। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स बाय द आर्यंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशल डिवीजन इन द ऋग वैदिक पीरियड। उस वक्त सबसे बड़ा था कि जो पहले से बसे हैं उन पे अटैक करो, जो यहाँ के ओरिजिनल हैं उन पे अटैक करो, ठीक है। तो सोशल डिवीजन ऋग वैदिक पीरियड की बात करें, दसाज एंड दस्यूज आएंगे और यहाँ पे स्लेव्स एंड शूद्राज की बात चलेगी, ठीक है। कलर्स ऑफ द स्किन पे ज़्यादा बात चलती थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दसाज एंड दस्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 10th मंडला चैप्टर ऑफ ऋग वेदा कंटेंस रेफरेंसेस टू द शूद्रास, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखिए आपको पता होगा ऋग्वेदास में जो 10वां मंडल है वही बात करता है कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया का, ठीक है। 10वां मंडल को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी समझिएगा।
तो 10वां मंडल में ऋग्वेदा में शूद्रा की बात होती है और ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, द वैदिक गॉड अग्नि एक्टेड एट इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड्स एंड ऑन वन हैंड एंड द पीपल ऑन द अदर। बिल्कुल, अग्नि को वो लोग मानते थे कि ये लिंकिंग सोसाइटी है, मतलब कैसे लिंक करेगा गॉड। देखो जैसे गॉड इधर इस एंड पे हो गया और जो लोकल्स हो गए इस एंड पे, बीच में क्या होता है, फायर, अग्नि गॉड, वो कनेक्ट करेंगे लोकल्स को विद द गॉड। ठीक है, तो ये मानते थे वो लोग। दिस वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी कॉमन इन द ऋग्वेदिक एरा, तो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए चाइल्ड मैरिज की बात नहीं चलती थी वहाँ पे। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो 3 हो गया। ओनली 3 जो है वहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आंसर सी हो गया। क्लियर है। देखिए एक एक चीज़ों को आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा चीज़, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। अब हम लोग रिलीजन की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 122 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक। स्टेट ऑफ रिलीजन की बात होगी, हमेशा टॉपिक को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे ये इफेक्ट ना पड़ जाए कि आप गलत तरीके से मूव करें। तो ऋग्वेदिक टाइम में हमें स्टेट ऑफ रिलीजन की बात चल रही है। कह रहा लार्ज टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड्स। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था फॉर द गॉड्स। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप इसको कट कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था ऋग्वेदिक में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सेकंड कह रहा है डोमिनेट मोड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड्स वेयर थ्रू रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। रिसाइट्स करते थे, हाइम्स करते थे, मतलब भगवान का नाम लेते थे जोर जोर से। लेकिन दूसरी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, सेक्रीफाइस को भी ऑफर करते थे। ठीक है, सेक्रीफाइस को ऑफर करते थे ये लोग। इसीलिए तो दस्यूज जो थे, दस्यूज जो यहाँ के प्रॉपर इनहैबिटेंट्स थे, वो नहीं करते थे इसको। इस बात से भी चिढ़ थी इन लोगों की कि हमसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा मोड में रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड कह रहा है एवरी ट्राइब और क्लैन वॉज द वोटरी ऑफ द स्पेशल गॉड। बिल्कुल, हर ट्राइब, हर क्लैन के अलग अलग लोग अलग अलग गॉड को, स्पेशल गॉड को, हर की एक अलग कुल देवता होते थे, उनको ये लोग ऑफर करते थे प्रेयर। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स नहीं मिले। इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले में भी इस तरीके का क्वेश्चन उठता है कि वो लोग वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स ऐसा मिलते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, आप इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ जाकर के 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कराया, उसको करो। पहले सोर्सेज पे भी रहो, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, फिर वैदिक पे आओ, फिर लेटर वैदिक पे आएंगे, फिर मूव करेंगे महाजनपदाज में, फिर आगे जाएंगे हम लोग मौर्यन एम्पायर में, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता, देख के आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो डोमिनेंट मोड था वर्शिपिंग का गॉड का, वो रिसाइटेशन एंड प्रेयर रहता था। कोई भी टेम्पल की बात नहीं करते थे वहाँ पे। ठीक है, मंदिर वहीं बनाएंगे की बात नहीं चलती थी। दूसरी चीज़, प्रेयर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऋग्वेदिक टाइम्स, बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर्स वेर ऑफर्ड। ठीक है, तीसरी चीज़, जो ट्राइब्स और क्लैंस होते थे, वो वोटरी एक स्पेशल गॉड को प्रे करते थे, प्रेयर्स को ऑफर किया जाता था, कोरस किया जाता था। ठीक है, चलिए, नाउ हु कंपोज द गायत्री मंत्र। सबको पता है विश्वामित्र हैज़ कंपोज द गायत्री मंत्र। अगर हम लोग बात करें गायत्री मंत्र, तो ये जो मंत्र है, ये एग्जाम में एक चीज़ बहुत बार पूछता है, किसको डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है आपको सन गॉड को। ठीक है, गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। ठीक है, उसके बाद अगर आप समझिए ये किसका पार्ट है, तो ये आपको ऋग्वेदा का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग विश्वामित्रा के शेख की बात करें, तो वशिष्ठ के साथ ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऋग्वेदिक टाइम में ऋग्वेदा में। क्लियर है, चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की डिस्कशन की गई है, ऋग्वेदा के कौन से मंडल में। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप क्वेश्चन में पार्टिसिपेट लीजिए, तभी कुछ होगा, अदरवाइज मुश्किल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यार, आप लोग पढ़ तो रहे हो, ठीक है, इसको शेयर करो। ठीक है, लोगों को पास पहुंचाओ ताकि लोग भी और भी पढ़ें, कुछ लोग बेनिफिट हों। कभी भी आप इसको शेयर करोगे ना, तो आपकी इनर जो सोल होगा वो और ग्रेस करेगा। ठीक है, चलिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। सो वी नीड टू चूज द करेक्ट कोड। फंक्शनलिटीज़ दिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है, आखिर कौन से फंक्शन से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती थी। ठीक है, चलिए, ए उपनयन। उपनयन संस्कार तो आप लोग अभी भी सुनते होंगे, उपनयन संस्कार। ठीक है,
तो ये बेसिकली होता है सैक्रेड थ्रीड सेरेमनी होता है। आप भी अगर मिथिला रीजन से बिलोंग करते हो या फिर कहीं पे भी हिंदू से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म से, तो आपको पता होगा उपनयन संस्कार किया जाता है जिसमें सैक्रेड थ्रीड सेरेमनी होता है, ब्राह्मण्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं वर्णा की। तो वर्णा क्या था? वर्णा सोसाइटी का डिवीजन था, सोसाइटल डिवीजन, इसको आप सोसाइटल इन्फेक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ अ फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। कौन कौन था आपको पता होगा? वर्ण में शूद्रास थे, हायर कास्ट के लोग थे। ठीक है, अब एक चीज़ और आप समझिए, आश्रमा क्या कह रहा है? आश्रमा स्टैंड फॉर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपको पता होगा, माना जाता था कि आप एक समय में शादी कीजिए, गृहस्थ को देखिए, उसके बाद एक समय पूरा होने के बाद आप छोड़ के वन में चले जाइए। ठीक है, तो बेसिकली 4 स्टेज होता था आश्रमा का। ब्रह्मचर्य या स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ब्रह्मचर्य रखिए। ठीक है, टेंडर यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद आप गृहस्थ रीजन में आइए, आप सेलेक्ट हो जाइए कहीं, फिर आप घर बसाइए। और लेकिन अब क्या हो गया, पहले तो कंपटीशन की बात ही नहीं होती थी, तो इस तरीके का अप्रोच था, अब तो चेंज होगा। ठीक है, तो सेकेंड फेज था गृहस्थ और हाउस होल्ड कहते थे इसको। फिर होता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन की तरफ चलिए, इसको हर्मिट भी कहते थे। ठीक है, और संन्यास भी कहिए और एसिटिक भी कहिए। ठीक है, तो आप वन की तरफ निकल जाइए। अगर आप अभी वन की तरफ निकलिएगा तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, मतलब अभी के सामने मैं कह रहा हूँ। क्लियर है? तो ए का हो गया 3, ए का 3, सो आवर आंसर इज रेडी। बी इज 1, वर्णा इज 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी, आश्रमणा इज 4 स्टेज ऑफ लाइफ, गोत्र इज सिंपल डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। आप किस गोत्र में हैं, गोत्र से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वॉज वेयर ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, हमेशा देखिए लेटर वैदिक पीरियड की बात चल रही है। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चेंजेस था जो कि ऑब्जर्व किया गया जब हम लोग लेटर वैदिक फेज की तरफ मूव करना शुरू किए। तो ठीक है, तो प्रोमिनेंट ऋग्वेदिक गॉड इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। इंद्रा और अग्नि धीरे धीरे अपने चार्म को लूज करने लगे। ठीक है, अगर लेटर वैदिक पेज की बात करें तो इंद्रा एंड अग्नि अपने जो इंपॉर्टेंस थे उसको लॉस कर दिए। सुप्रीम पोजीशन की बात करें, प्रजापति की बात आने लगी। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप किया जाने लगा एज सिंबल ऑफ डिविनिटी, जैसे आइडल वर्शिप ज़्यादा आने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो बिल्कुल अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पीपुल बिगैन टू वर्शिप आइडल्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट हो गया। 1 और 2 हो गया तो आपको पता है या तो डी होगा आंसर या ए होगा। हमारा 2 आंसर तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। ब्राह्मण्स लॉस देयर रिचुअल डोमिनेंस, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये ऐसा देखा नहीं गया कि वो लोग अपने रिचुअल एंड प्रैक्टिस जो सेक्रीफाइस का था उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व तो नहीं किया जाता था, लेकिन जो प्रोमिनेंस थी ब्राह्मणा की वो धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो 1 और 2 करेक्ट है। आंसर हमारा हो गया ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 26 कह रहा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कोड, द रीजन इज गिवन फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 9 ओल्ड NCERT। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज thus growing cult of sacrifices enormously added to the power and privilege of Brahmins। देखिए, सबसे पहले बात एक बात समझिए कि जैसे जैसे ब्राह्मणास का पावर जैसे बढ़ने लगा, वो लोग सेक्रीफाइसेस प्रैक्टिस को और बढ़ाने लगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन इसका, दे कंडक्ट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस फॉर देयर क्लाइंट्स एंड ऑफिशिएटेड एट द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों करेक्ट है और यही रीज़न था जिसकी वजह से सेक्रीफाइसेस का ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि किंग जो होते थे ना, किंग, उनके पास कुछ वेपन्स नहीं होता था स्टार्टिंग में। तो जब वेपन्स नहीं होता था तो आखिर ऐसा क्यों, हम आपको ही क्यों किंग मानेंगे? आपके पास कोई तो वैलिड रीज़न होना चाहिए, तो वो रीज़न था गॉड। ठीक है, तो गॉड तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, सबको पता है। अग्नि, वरुण, ये सब तो आएंगे नहीं डायरेक्ट, तो उनके बीच में एक मैसेंजर होगा जिसको कहते थे ब्राह्मण्स। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जो कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था एज पर देयर हेरिडिटी। ठीक है, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप क्या कर रहे हो ना, तो आप शूद्र हो। अगर एक ब्राह्मण का बेटा भी चोरी कर रहा है कहीं, तो वो शूद्र है। तो जब आप अपने वर्किंग इन्वायरमेंट पे आप जो काम कर रहे हो उस पर जो क्लासिफिकेशन था, दैट वाज वेरी गुड। अभी भी देखिए, अगर कोई करप्ट ऑफिसर होता है तो उसको शूद्र पे रख देते हैं। अगर कोई
छोटा सा एक गार्डनर का बेटा है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, तो वो हो गया ब्राह्मण। तो वो कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया हेरिडिटी मोड में, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, लोहार का बेटा लोहार। ठीक है, तो किंग ने क्या किया कि ठीक है मेरे पास वेपन्स नहीं है, गॉड नहीं आ सकते, तो हम लोग एक आदमी को तैयार करते हैं जो लोगों को बताए, लोगों को पर्च करे कि गॉड नहीं है, लेकिन हम गॉड के द्वारा, ये जो किंग है वो गॉड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर हैं और इनकी बात आपको मानना पड़ेगा। ही वॉज अ सोल मैन। ठीक है, तो यही चीज़ होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 27 पे। हाँ, और ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी की लाइंस बोल रहा हूँ, सो आप मेरे से डायरेक्ट रिलेट मत करना इन चीज़ों को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा सा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? तो ब्राह्मणास वो द कंडक्टिंग रिचुअल्स, ही वॉज फॉर देयर कंडक्टिंग रिचुअल्स ऑफ द किंग, रिचुअल्स कंडक्ट करवाते थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्षत्रियाज जो थे वो फार्मिंग नहीं करते थे भाई, क्षत्रियाज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड होते थे। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वैश्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, शूद्रा सर्विस फॉर द अदर वर्ना, आप काम करोगे दूसरों वर्ना के लिए, तो ये सही ये सही ये सही, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो भी फंक्शन प्रिस्क्राइब थे वैदिक लिटरेचर में फॉर राजाज और क्षत्रियाज कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, टेरिटरीज को संभालते थे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे और जस्टिस को इंश्योर करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इस बुक में मुझे एक बहुत अच्छा खासियत लगा कि इन्होंने टॉपिक वाइज क्लासीफाई कर दिया एनसीईआरटी के पेजेस को लेके, तो आप अगर किसी भी टॉपिक में वीक फील कर रहे हो तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ वुमेन इन द लेटर वैदिक एज। अब देखिए लेटर वैदिक एज की बात कर रहा है, वैदिक एज की बात नहीं कर रहा है। वैदिक एज में वी वेर वेरी लिबरल, द वैदिक पीपल वेर वेरी लिबरल एंड दे यूज टू फॉलो सम गाइडलाइंस एंड ऑल्सो वुमेन हैव सम कैरी फॉरवर्ड ऑफ सच ऑफ द, जैसे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी से कहते हैं ना, वो उतना नहीं था, लेकिन हम लोग लेटर वैदिक की बात करते हैं, वुमेन वेयर थॉट टू बी इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू द मेन, तो अब ये इंट्रोड्यूस होने लगा था। इसका वजह क्या था? तो मैंने आपको बताया ना, जब क्लैंस का डिवीजन, जब वो वर्णास का डिवीजन हुआ, ठीक है, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन धीरे धीरे होने लगा। जब एक चीज़ अगर क्रैक्स हो जाता है ना, तो वो क्रैक प्रोपगेट करेगा, वही वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, वुमेन वेयर थॉट टू बी इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू द मेन, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट considering the fact we are talking about later Vedic period. Second कह रहा है they were barred from the participating in activities related to सभा and समिति। सभा obviously this statement is also correct, तो दोनों करेक्ट हो गया। क्लियर है? सबसे पहले बात है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम लोग पोजिशन ऑफ वुमेन की बात करें लेटर इरा में, तो फैमिली स्टार्टेड टू डोमिनेटेड बाय फादर, पैट्रियार्कल सोसाइटी वाज गेटिंग मोर इंटेंस एंड इंटेंस। वुमेन को जनरली लोअर पोजिशन दिया जाता था एज द इंपॉर्टेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ट्राइबल असेंबलीज चेंज्ड। Women were no longer allowed to take part in sabha. It came to be dominated by the noble and princes. Absolutely correct. Now we will move to the economy segment. Political segment already over. Social segment is already over. अब मूव करेंगे इकोनॉमी पे। नाउ हम मूव करते हैं इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द इंडो आर्यंस। तो कॉपर का मेन सोर्स कौन होता था? तो वो खेतरी माइंस है राजस्थान का, वहाँ से ये लोग कॉपर्स को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान व द चीफ सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द इंडो आर्यंस। टूल्स जो भी बना, आर्टिफैक्ट्स जो भी बना, जो कि 1500 से लेके 1000 BC तक जो बिलोंग करता है, उसको डिस्कवर किया गया बहुत पार्ट से, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट से, जिसमें से जो कॉपर के बने होते थे टूल्स वो डिस्कवर किया गया मेनली फ्रॉम द खेतरी माइंस वाले एरिया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है इसमें। हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडो आर्यन। हंटिंग एंड गैदरिंग जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन था, तो नहीं, हंटिंग उनका चीफ ऑक्यूपेशन नहीं था। पास्चरल लैंड का केयर टेकिंग, ये सब आप मान सकते हो। फिर बाद में एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, लेकिन हंटिंग एंड गैदरिंग उनका चीफ नहीं था। ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड राइस एंड वीट बिकम द चीफ क्रॉप्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। वुडन प्लॉगशेयर वेर यूज्ड बाय द फार्मर्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो अगर बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, वन सिर्फ रॉन्ग है, आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है? तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन नहीं था। अगर हम लोग बात करें पास्चरलिज्म की, तो वो चीफ ऑक्यूपेशन था इंडो आर्यंस का। हंटिंग एंड गैदरिंग जो था यूजुअली एसोसिएटेड था ट्राइब्स जब फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे तब की बात है। 2-3 करेक्ट है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है लोगों का बाद में लेटर वैदिक पीरियड में। बार्ली को रिप्लेस किया जाता है राइस एंड वीट से, बार्ली को रिप्लेस किया जाता है राइस एंड वीट से मेन चीफ क्रॉप के तौर पे। बहुत सारे लेंटिस दाल वाली चीज़ भी ऐसे आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं लेटर वैदिक पीरियड में। प्लगिंग को डन किया जाता है
वुडन प्लग शेयर यूज करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है इन वैदिक टेक्स्ट अयास एंड श्यामा। देखिए अयास एंड श्यामा किसके लिए यूज़ किया गया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए श्यामा मतलब लेटर वैदिक पीरियड की बात कर ले तो आयरन की बात हो रही है। अयास मतलब क्या होता है, कॉपर होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो अयास एंड श्यामा कॉपर एंड आयरन को डिनोट करता है। ऋग्वेदा मेंशन किया है कि किस तरीके से हम लोग क्राफ्ट्स, कारपेंट्री या फिर चैरियट मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है इन चीज़ों का। अयास जो वर्ड है वो कॉपर के लिए यूज़ किया गया है और ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज जिससे कॉपर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अर्लीस्ट आयरन इम्प्लीमेंट अगर हम लोग यूज़ करें तो 7th सेंचुरी BC में मेटल को श्याम और कृष्ण अयास भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए 32 नंबर में मूव करते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ पॉटरी इज एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडो आर्यन। तो कौन सी पॉटरी को यूज किया जाता था, इंडो आर्यंस की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं जिसमें एक्सट्रैक्ट किया गया उसमें कौन सी पॉटरी की बात होती है। देखिए तो सबसे पहले ये समझिए कि पेंटेड ग्रे वेयर भी था एंड ब्लैक एंड रेड वेयर भी था। पेंटेड ग्रे वेयर जिसको PGW कहते हैं एंड ब्लैक रेड वेयर को BRW कहते हैं। ये दोनों आर्यंस, इंडो आर्यंस के एक्सकवेशंस में प्राप्त हुआ है। पेंटेड ग्रे वेयर PGW एंड ब्लैक एंड रेड ग्रे वेयर BRW दोनों एसोसिएटेड हैं आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडो आर्यन से। बाद में अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, स्टार्टिंग के वैदिक पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों था। उसके बाद जिस तरीके से आगे बढ़ा, सभ्यता आगे बढ़ी, तो लेटर वैदिक में 4 तरीके के टाइप्स ऑफ पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर एंड रेड वेयर, ये सारा देखा गया। ठीक है, ये सारा आपको वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में मिल जाएगा। और अगर हम लोग पॉटरी की बात कर लें तो बाउल्स एंड डिशेस मिलता था जो कि रिचुअल्स और खाने के प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉटरी ज़्यादा एसोसिएटेड है आर्कियोलॉजिकल साइट से इंडो आर्यंस में, तो वो आपको ब्लैक ग्रे वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर। सेकंड कह रहा है नदर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ये नहीं था, ये आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th ओल्ड NCERT बुक से लिया गया है। तो बेसिक इकोनॉमी क्या था ऋग्वैदिक में, उसमें 2 ऑप्शन दे रखा है। दे यूज्ड प्लग शेयर मेड अप ऑफ वुड फॉर एग्रीकल्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक का बात हो रहा है तो उस वक्त वुड से बने वाले प्लग्स को यूज़ करते थे वो लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड, दे वेयर एक्वेंटेड विद सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग एंड न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता तो था, ये तो हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चरल का नॉलेज तो था उनके पास। ठीक है, प्लग शेयर का मेंशन भी है ऋग्वेदा के अर्लीस्ट पार्ट में। जो यूज़ करते थे वो वुड था, उनको सो कब करना है क्रॉप्स को, हार्वेस्ट कब करना है, थ्रेसिंग कब करना है, ये सब पता था उनको। ठीक है, चलिए तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द टर्म व्रीहि जो है वैदिक टेक्स्ट में वो रेफर है किस चीज़ से, तो व्रीहि का मतलब हो जाएगा आपको राइस। ठीक है, राइस को रेफर किया गया है व्रीहि के टर्म में वैदिक टेक्स्ट में पहली बार इन एरिया अराउंड वेस्टर्न यूपी के आसपास, और पंजाब में भी कह सकते हो, पंजाब वाले एरिया में भी कहा जाता था। वैदिक जो लोग थे वो राइस से मिलते हैं, राइस से एक्वेंटेड होते हैं यूपी एंड पंजाब वाले रीजन में। अर्लियर वो बार्ली यूज़ करते थे, फिर बाद में राइस एंड वीट को खुद के चीफ क्रॉप के रूप में इनकलकेट कर लेते हैं। राइस को व्रीहि कहा गया है वैदिक टेक्स्ट में एंड इट रिमेन्स टू बी फाउंड इन हस्तिनापुर जो बिलोंग करता है 8th सेंचुरी BC वाले रीजन में। क्लियर है। 34 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट व्रीहि। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें खोजना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है इसमें से। एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट्स इनेबल्ड द लेटर वैदिक पीरियड टू लिव इन अ सेटल लाइफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्रीकल्चर जैसे से प्रोमिनेंसी बढ़ने लगी तो लेटर वैदिक में लोगों को ये पता चलने लगा ना कि हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए 600 BC से लेके 1000 BC तक आइए, फिर 1000 से 1500 BC तक जाइए, तो आपको क्या पता चल रहा है, 1000 में आयरन की खोज हो गई ना। तो यहाँ जैसे आयरन को लोग समझने लगे, आयरन यूज़ हुआ तो इससे चीज़ें क्या होने लगी, लोग लेटर वैदिक के लोग समझदार हो गए। अच्छा चलो आयरन हो रहा है मतलब क्या है, जो वेपन्स बन रहे हैं आयरन से, जो मान लो प्लग शेयर बन रहे हैं वो लैंड में काफ़ी डीपर तक जा पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है सॉइल को, एक कहते हैं ना उसको स्प्रेइंग करना आसान हो गया है, सॉइल को
सॉइल में अगर हम लोग क्रॉप्स को सो करते हैं तो ईजी वे से कर सकते हैं, जिससे लैंड का यूज़ जुडिशियली हो पा रहा है, जिससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को और बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स उग रहे हैं। तो फिर एग्रीकल्चर आ गया लाइन में। एग्रीकल्चर जैसे ही आया तो फिर वहाँ पे हम लोग वैदिक, जो लेटर वैदिक के लोग थे वो काफ़ी सेटल। अब जहाँ पे एग्रो आ जाएगा वहाँ दोआब वाला रीजन काफ़ी वो आ जाएगा, क्योंकि दोआब वाले रीजन में जैसे मान लीजिए गंगा जा रहा है, एक और रिवर जा रहा है, बीच में जो सिल्टिंग होकर जो मिट्टी आती है, इरोजनल सॉइल्स होते हैं, जैसे एल्यूवियल सॉइल हो गए, भागर और खादर, उससे क्या हुआ, वहाँ के लोग सेटिस्फाई हो गए, अरे यार इसमें तो बहुत अच्छा खेती हो जा रहा है, खेती का मतलब खाने का मिल जा रहा है, तो हम लोग सेटल हो जाते हैं यहाँ पे। तो सेटलमेंट लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट होने लगी। दे गेव अप द पैस्टोरलिस्ट एंड सेमी नॉमेडिक लाइफ प्रैक्टिस इन ऋग्वेदिक एरा। ऋग्वेदिक में जो प्रैक्टिस वो करते थे, पैस्टोरल लाइफ और सेमी नॉमेडिक, मतलब कुछ दिन के लिए रुको फिर मूव करो, कुछ दिन के लिए रुको फिर मूव करो, उसको वो लोग डिस्कार्ड कर दिए। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आयरन वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द वैदिक पीरियड। यहाँ पे आप रुक जाओ, आयरन से पहले भी तो कॉपर मिला है, आयरन से पहले कॉपर, टीन, गोल्ड एंड सिल्वर यूज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो तीसरा रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर सिर्फ हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉम फॉर द गिवन कंसेप्ट्स। चलिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करना है आपको। बिसाइड एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, फिशिंग, मेटल वर्क एंड कारपेंट्री वेर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन द लेटर वैदिक एज। चलिए सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, रियरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, मेटल वर्क हो गया, कारपेंट्री हो गया। अब सेकंड कह रहा है द यूज़ ऑफ आयरन एक्स हेड्स हेल्प इन द क्लियरिंग हेवी फॉरेस्ट इन द गंगा वैली। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे आयरन हो गया तो वो मान लो लकड़ी की उसकी वो हैंड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हेड होता था ना, वो हेड वो एक्चुअल में यूज़ किए आयरन की। अब ये आयरन की यूज़ हो गई तो उससे क्या हो गया, फॉरेस्ट क्लियर करना आसान हो गया। फॉरेस्ट क्लियर करना आसान हो गया तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड मिल गया उनको, जिसकी वजह से ईजी हो गया उनका लाइफ। तो 1 और 2 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑल पर्सन इन द सेम फैमिलीज वेयर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो साफ देखो, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्ट्रिक्टली, जैसे ओनली, ये सब आप देख के उसको डिस्कार्ड करो। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली एडवाइज टू फॉलो द सेम ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो यहाँ तो यही रॉन्ग हो गया, तो तीसरा रॉन्ग है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा मिस क्वेश्चन जो मिसलेनियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन। साल्वेशन के बारे में कौन बात करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे साल्वेशन के बारे में हम लोग पहले ये समझिए कि साल्वेशन होता क्या है। ठीक है, साल्वेशन के अगर बारे में बात करें, वैदिक लिटरेचर बात करता है साल्वेशन के बारे में। तो इसको कब कंपाइल किया गया था ये समझिए। कंपाइल किया गया था लगभग 600 BC के आसपास, एंड क्रिटिसाइज़ करता है किसी भी रिचुअल्स को, और उससे जो स्ट्रेस होता है उसको क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा वैदिक लिटरेचर जो टॉक करता है सॉल्वेशन के बात को, वो था आपको उपनिषद्स। ठीक है, उपनिषद्स बाद में बताता है कि नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के इन बारे में नॉलेज होना या आत्मन करना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, ये सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी है अगर आप इसको प्रॉपर्ली एक्वायर करते हो तो। ठीक है, सेल्फ साल्वेशन अभी भी बात है। अगर आप मान लो कहीं हेवी हर्ट फील कर रहे हो, देयर आर वेरी मेनी रीज़न, आप एक कमरे में बैठ के अकेले खुद के बारे में, खुद के हर्ट के अंदर इंटर करो और सोचो कि बाहर कुछ भी नहीं है, तब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो जब भी साल्वेशन की बात हो तो उपनिषद्स के बारे में ज़्यादा खुद को ओरिएंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फेमस बैटल ऑफ टेन किंग। देखिए ये तो बहुत आसान है, राजा सुदास वाला। डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा वाज फॉट इन द बैंक ऑफ रावी रिवर था, और रावी को हम लोग पौरुषनी रिवर कहते हैं। ठीक है, रावी रिवर था। द बहुत ही फेमस बैटल जो टेन किंग का था वो डिस्क्राइब करता है ऋग्वेदा में, जो ऋग्वेदा में मेंशनड है, वो फाइट किया गया था बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर और रवि रिवर। दिस रिवर इज आइडेंटिकल विद द मॉडर्न डे रवि रिवर। दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन द भारतास क्लैन ऑन द वन हैंड एंड द होस्ट ऑफ 10 चिफ्स, 10 चिफ मिलके आपस में। लेकिन याद रखिएगा भारता क्लैन जो है ना वो हरा दिया था किनको, ये 10 किंग्स को हरा दिया था। ठीक है, इस बैटल में सुदास इमर्ज करता है द विक्टोरियस एंड अपनी सुपरमेशी को भारत में पूरे एस्टेब्लिश करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग रिवर अमॉन्ग द फॉलोइंग रेफर्ड एज मतितमा, देवीतमा एंड नदीतमा। मतलब देखिए एक चीज़ तो समझिए, सरस्वती रिवर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिवर थी। सरस्वती रिवर की बात करें तो उनको ही मातेतमा, आप ही माते हो, देवी तमा, आप ही देवी हो, नदी भी आप ही हो। ठीक है, मोस्ट पायस रिवर माना था सरस्वती को। घग्गर
हकरा चैनल पे आपको ये हरियाणा और राजस्थान वाले रीजन में मिलता है। हालांकि सरस्वती की रेजुवनेशन प्लान अभी इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन ये सूख चुका है रिवर, ठीक है। चलिए 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। कौन सा ऐसा रिवर है जो आर्यंस को अफगानिस्तान के साथ रिलेशन को शो करता है, ठीक है। तो वो रिवर कौन सा हो सकता है? देखिए पुरुषनी होगा नहीं, क्योंकि ये रवि रिवर हो गया। अस्किनी भी नहीं होगा, विपाशा स्तुत्री भी नहीं। कुबा एंड क्रमु 2 रिवर था जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है, जो इंडिकेट करता है रिलेशन बिटवीन आर्यंस प्लस अफगानिस्तान, ठीक है। आर्यन प्लस अफगानिस्तान के जो रिलेशन, कुबा रिवर जो है वो आइडेंटिफाई करता है मॉडर्न डे का काबुल रिवर अफगानिस्तान का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए गैम्बलिंग वॉज द चीफ मोड ऑफ अम्यूजमेंट फॉर द पीपल ऑफ इन द वैदिक इरा। जैसे अभी आप रील्स देखते हो ना, तो माना जाता है कि गैम्बलिंग उस वक्त का एंटरटेनमेंट का साधन था। तो हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। पूछ कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। काउ वॉज द नॉन नेटिव एनिमल स्पीसीज ब्रॉड बाय आर्यंस इन इंडिया। ऐसा है क्या? काउ को ब्रॉड किए थे वो? नो, दे वेर द हॉर्सेस जिसको लेके आए थे आर्यंस, ठीक है। लेकिन काउ वॉज द चीफ एनिमल आप कह सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग, इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग है। तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही कट गया, तो ये हो सकता है। थर्ड देखते हैं। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेरा बिलोंग टू द वैदिक कल्चर। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो बिलोंग करता है अतरंजी खेरा का, वो वैदिक कल्चर से बिलोंग करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। 1 और 3 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं महाजनपदाज पे। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर महाजनपदाज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको लग रहा है वाकई में ये कंटेंट सही है, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी साथ शेयर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है NCERT की डेली मैं 3 से 4 चैप्टर को कराऊंगा, और इसी के साथ हम लोग 20 दिन में मैक्स टू मैक्स पूरे सिलेबस को रीड करेंगे। टॉपिक जो प्रायोरिटी है हमारा, पहले हिस्ट्री करेंगे, देन वी विल मूव टू जनरल साइंस, एंड देन वी विल मूव टू जियोग्राफी, एंड देन वी विल मूव टू पॉलिटी। आफ्टर दैट इफ यू विल फिनिश दिस, देन वी विल मूव टू जियोग्राफी, ठीक है। चलिए अगर आपको और भी कुछ कंटेंट देखना है तो आप देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है। करंट अफेयर अगर आपको फेयर लग रहा है तो आई दृष्टि घटना चक्र की अप्रैल तक की एडिशन ऑलरेडी फुलफिल अपलोडेड है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा एडेड एडिशनल पॉइंट्स। सो थैंक यू।